आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का एनटीपीसी का सेट 7 है। इस सेट में हम लोग एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और कुछ एक्सपेक्टेड सवाल जो कि अदर पेपर के आए हुए हैं, हर तरह के सवाल लेकर आया हूँ। अच्छा देखो, ये ग्रुप डी का सवाल है, ये आपका एक्सपेक्टेड सवाल है, ये आपका आरआरबी जेई का सवाल है, ये आपका फिर से ग्रुप डी का सवाल है। मतलब हर तरह के सवाल में मिक्स करके लेकर आया हूँ, जिससे आपका तैयारी अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम का कर रहे हो तो हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल सेशन हो। और आपको जैसा कि पता है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इन क्लासेस की पीडीएफ दी जाती है, तो अगर आप रेलवे योद्धा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाना। लास्ट 6 सेट का पीडीएफ आपको दे दिया गया है। आप यहाँ पे 7वें क्लास की पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी और आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है। बहुत जल्द हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी लाइव। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, बच्चों को शेयर करते रहो। रेलवे योद्धा आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आएगा। चैप्टर वाइज कंटेंट बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको कोई सलाह है कि सर इस तरह से स्टार्ट करिए, उस तरह से स्टार्ट करिए, ऐसे पढ़े, तो आप अपना सलाह कमेंट में दे सकते हो। उसको मैं पूरा कंसिडर करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। आप ये भी बता सकते हो सर किस चैप्टर से चालू करिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर सकते हैं। आइए भाई शुरू करते हैं। क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 इज 5/2, देन व्हाट विल बी द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ m रिस्पेक्टिवली। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 है का एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल और m का मान क्या होगा। आपसे दो चीज पूछा गया है कि आप सेकेंड रूट को बताएं एंड m का वैल्यू बताएं। आपको पता है कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और जब यहां से a कॉमन करते हो तो यहां से कंपैरिजन करके जो अल्फा और बीटा रूट्स है वो एक बार माइनस b/a आता है और एक बार अल्फा इंटू बीटा c/a आता है। अगर आप रेलवे में एक पर्टिकुलर चैप्टर को नोटिस करोगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण से आपको भर भर के सवाल मिलेंगे। चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से भर भर के सवाल आते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट सवाल आज तक आपके पेपर में बने हैं सबको करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई। अब हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, जहां पर b होता है x का कॉफिशिएंट और a होता है x² का कॉफिशिएंट। अगर मैं यहां देखूं तो x का कॉफिशिएंट क्या है -8 और x² का कॉफिशिएंट क्या है +2, तो माइनस b/a हो जाएगा -8/2। आपका समीकरण का एक मूल 5/2 है, दूसरा आपका मान लेते हैं बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 8/2 माइनस 5/2 मतलब 3/2। मतलब जो दूसरा रूट आएगा, दूसरा मूल आएगा, वो 3/2 आएगा। 3/2 जैसे हमने निकाला तो हमने ये बात पाया कि सर ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन सबके सब खत्म हो गए। भाई कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ सही तो कर रहा हूं। हाँ, सब कुछ सही है। एक ही ऑप्शन बच गया जो ऑप्शन सी आंसर है। हमें m की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। एग्जामिनर ने ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है कि हमें दूसरा फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं पड़ा। क्लियर है जी सर। अगले सवाल को बढ़ते हैं। डिवाइड 6600 into 2 parts in such a way that the simple interest on the first part at 10% per annum for 3 years is equal to the simple interest on the second part at 9% per annum for 4 years। जो इस टाइप का सवाल है, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने 7 सेट कराया, तो 7 में से 4 सेट लगभग हमने इस तरह का कराया। 4 सेट में लगभग इस तरह का एक सवाल कराया। हर सेट में करीब करीब एक सवाल ऐसा है जिसमें मैं बोलता हूं कि एक पार्ट को ए मान लो, एक पार्ट को बी मान लो, a गुणे r गुणे t बराबर b गुणे r गुणे t करो और सॉल्व करो। तो आप इस सवाल को फेवरेट और फेमस टाइप मान सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे बोल सकते हो। VVI, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का ये वाले पार्ट से बार बार सवाल आ रहा है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो। देखो भाई, मैं ऐसे रैंडम सवाल लेकर नहीं आता हूं,
मैं इन सवालों पे बहुत काम करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन आने पर आपका टाइम ले सकता है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, तब जाके सवाल को चूज करता हूँ। तो मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं तो देखते ही सॉल्व कर लिया, 10 दिया 30 और 9 चौके 36, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं, आंसर आप मैच करके कमेंट करना, क्या मैं सही बताया हूं कि गलत बताया हूं, ए सही आंसर है या नहीं है, कमेंट करके बताना। चलो इसको करते हैं। अब इस टाइप का सवाल देखो, इस टाइप के भी सवाल नंबर सिस्टम का बहुत आ रहा है, डिजिट वाला। तो ये सवाल मैंने अपनी तरफ से दूसरे पेपर का है, लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सॉल्व करिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5। दो अंकों की कोई संख्या का योगफल 5 है, अंकों का योगफल। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। अब उसको उलट दिया गया तो वो अपने से 9 कम हो गया, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। पहले इसको आप बेसिक तरीके से सिखाता हूं, फिर इसका रैंकर्स अप्रोच सिखाऊंगा। कोई भी दो अंक की संख्या उसको मैं लिख सकता हूं 10p + q। सर कैसे आपने लिखा, जस्ट एग्जाम्पल में बोलता हूं, कोई संख्या है जिसका वैल्यू है 25, तो इसको मैं क्या लिखता हूं 10 × 2 + 5। तो हमने कोई संख्या मान लिया 2 डिजिट का pq, जिसको हमने 10p + q लिख दिया। इसको उलट दूं तो ये क्या हो जाएगा qp, जैसे 25 को उलट दूं तो क्या हो जाएगा 52, तो ये 10q + p हो जाएगा। मुझे एक बात पता है कि जो p + q की वैल्यू है, डिजिट का अंक, वो 5 है, लेकिन बोल रहा है कि जब उसको उल्टा किए तो जो संख्या आया वो पुरानी संख्या से 9 छोटा आ गया। इट मीन्स इससे इसको घटाऊंगा तो 10p - p 9p और q - 10q, तो माइनस का 9q बराबर आ जाएगा 9 के। अगर 9 काट दूं चारों तरफ से तो p - q का वैल्यू क्या आया 1। p + q का वैल्यू मुझे 5 पता है और p - q का वैल्यू हमने 1 निकाला। सॉल्यूशन किया तो q से q खत्म, 2p = 6 हो गया, p = 2 हो गया, सॉरी p = 3 हुआ ना, 2 × 6, 2 × 6। सर जैसे ही p का वैल्यू 3 आया तो p को यहां रखूंगा तो q 2 हो जाएगा। मतलब ये बात बोल सकता हूं, जो pq का वैल्यू है वो 32 है, और जब इसको उल्टा कर रहा हूं तो ये 23 हो रहा है, तो 32 से 23 के 9 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो pq है वो 32 है। ऑप्शन ए क्लियर है। अब क्या इस सवाल को ऐसे करोगे पेपर में, नहीं, पेपर में आपको पेपर के तरीके से करना चाहिए। सवाल जो आते हैं उसको घर पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग बेसिक से करो, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो वहां पे आपका टेक्निक एग्जाम वाला होना चाहिए, एक टॉपर वाला टेक्निक आपको होना चाहिए। मैं बोला कि उसको उलटने पर 9 देता है डिफरेंस, मैंने सारे ऑप्शन को उलट दिया, 32 से 23, सर ये 9 कम हो गया, पहला ऑप्शन आंसर। पहले ऑप्शन को हमने बोला कि जो संख्या है उसको उलटने पर वो 9 छोटा हो जाता है, 32 को उल्टा 23 हो गया, 9 छोटा हो गया, 41 को उल्टा तो 14 हुआ, ये छोटा हुआ 9 क्या, नहीं सर 11 से 4 गया 7 और 3 से 1 गया 2, 27 छोटा हुआ, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। 14 को उल्टा करूंगा 41 हो जाएगा, 23 को उल्टा करूंगा 32 हो जाएगा, वो बड़े हो जाएंगे। ऑप्शन 2 पॉसिबल थे ये, और इसमें 1 का डिफरेंस 9 आ रहा था। सिर्फ बाई ऑप्शन आप जाते हो तो रैंकर्स अप्रोच का एक पॉइंट है बाई ऑप्शन, और रैंकर्स अप्रोच के बाई ऑप्शन वाले मेथड से आप एक लाइन में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई इसको करते हैं। द साइड ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो इसका आयतन क्या होगा। इसको बिना पेन उठाए कितने बच्चे कर सकते हैं, कमेंट करके बताओ कि सर हमने इसे बिना पेन उठाए किया। मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा, बेसिक फिर बिना पेन उठाए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मेरा L क्या है 1x, B क्या है 2x और ये है 3x, तो इसका वैल्यू क्या है 88। तो आप बोलोगे सर 1x × 2x 2x², 2x × 3x 6x² और 1 × 3x 3x² बराबर 88। 2 से काटा 44 बार में गया, इसको जोड़ा 3 6 9 2 11, 11x² बराबर 44, 11 से काटा 4 बार गया तो x² की वैल्यू 4 हो गई, तो x का वैल्यू √4 2 हो जाएगा। बोलोगे जी सर 2 हो जाएगा, ठीक, ठीक है।
मुझसे पूछा गया वॉल्यूम बताओ, तो पहले मैं क्या करूंगा, निकालूंगा वॉल्यूम क्या होता है। सर जो वॉल्यूम होता है ना, होता है L इंटू बी इंटू एच। अब सर L क्या है, तो L 1x था, तो 1x का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2 2। सर B क्या होगा 2x, तो B 2 इंटू 2 4 हो गया। और H क्या होगा, H होगा सर 3x, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू होगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 चौके 8 छक्के 48 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है जी सर। ये आपका प्योर बेसिक अप्रोच है कि कोई घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, तो हमने उससे x का मान निकाल लिया, फिर ओरिजिनल एल बी एच का वैल्यू निकाल लिया, और फिर हमने वॉल्यूम निकाल लिया। लेकिन आप कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपको आंसर मार्क करने से मतलब होता है आप किस तरीके से मार्क किए हो, तरीका मैटर नहीं करता, आप कितना कम समय में सवाल को सही बना पा रहे हो ये मैटर करता है। और आप एक रैंक होल्डर से पढ़ रहे हो, टॉपर से पढ़ रहे हो, एक सीबीआई ऑफिसर से पढ़ रहे हो, तो वही डिफरेंस मैं आपके अंदर डालूंगा। ये डिफरेंस को आप समझना। मैं बोला कि मुझे क्या निकालना है, आयतन। आयतन जो है, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, 3 दूना 6 एकम 6, और 3x इंटू 2x इंटू एक्स, तो जो आंसर होगा वो 6x क्यूब होगा। जो आंसर होगा वो 6x क्यूब होगा। हमें अगर L इंटू बी इंटू एच निकालना हो तो मैं ये बोलूंगा ना 1x इंटू 2x इंटू 3x, 3 दूना 6 एकम 6, x इंटू एक्स इंटू एक्स 6 क्यूब होगा। कौन सा ऐसा आंसर है जिसको 6 से काटने के बाद एक ऐसा संख्या आ रहा है जो क्यूब है। हमने ऑप्शन मिला है, ये तो 6 से कट ही नहीं रहा है, ये 6 से कट तो रहा है लेकिन 6 चौके 24 आ रहा है। ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। ये भी 6 से तो कट रहा है लेकिन ये क्यूब नहीं आ रहा है, ये 20 है। इसे काटा तो 6 गुणे 8 आया, और 8 एक क्यूब है, मतलब आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। आप ये अप्रोच कहीं पढ़े हो, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 4 का अप्रोच, जबरदस्त लगा कि नहीं। सोचो कि आप 3 दूना 6 कम 6, 6 8 48, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, और कहीं पर क्यूब नहीं बन रहा है, आंसर यही होगा। पेन भी नहीं उठाना है। क्लियर है जी सर। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट कैन अ पैसेंजर बाय अ मोटर व्हीकल रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल डज नॉट इंक्रीज। बोला गया है कि अगर पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ जाए तो आदमी पेट्रोल की खपत कितना कम कर दे कि पेट्रोल पे उसकी कुल व्यय में कोई चेंज ना हो। कुल व्यय कांस्टेंट रखना है, तो जिस रेशियो में पेट्रोल का इंक्रीज हुआ है उसका रिवर्स में कम कर दो, उसके रिवर्स में कम कर दो। इट मीन्स कि अगर 10% का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर 10% का वैल्यू 10/100 1/10 होगा। इट मीन्स अगर पेट्रोल 10 रुपये लीटर मिल रहा था, अब 11 रुपये लीटर मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि अपना खर्चा सेम रखना है, खर्चा में कोई बदलाव नहीं है। पहले जितना खर्चा कर रहा था आज भी उतना ही खर्चा कर रहा हूं, तो खपत को जो मेरा प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स में चेंज कर दूंगा, मतलब खपत मेरा 11 से 10 हो जाएगा। सर किए क्या, फिर से एक बार समझाओ, फिर से समझाता हूं। मान लो 10 रुपये लीटर था और अब 11 रुपये लीटर हो गया। खपत मतलब कंजम्पशन, पहले मैं 11 लीटर यूज करता था, अब 10 लीटर करूंगा, तो मेरा प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर ई खर्च, पहले भी 110 रुपये हो रहा था, अब भी 110 रुपये हो रहा है। और ये यही बात बोला है कि जो खपत है उसे कांस्टेंट रखना है। देखो, बाय हाउ मच परसेंट कैन अ पैसेंजर ऑफ अ मोटर व्हीकल रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द, जो एक्सपेंडिचर है उसे कांस्टेंट रखना है। जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही अब भी होना चाहिए, तो जो मेरा प्राइस बढ़ा उसके उल्टा कंजम्पशन घटा दो। कंजम्पशन में क्या हुआ है, 11 से 10 हो गया है सर, एक का चेंज है 11 के ऊपर, तो 1/11 गुणे 100, तो अगर मैं भागा दूं तो 11 9 99, 9 सही 1/11% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है भाई? चलो दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल को करो। निधि टेक्स 3 घंटे 45 मिनट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वॉकिंग एंड रिटर्न बैक। अंग्रेजी थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो आपको पता है रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाया जा सकता, सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड रिटर्न बाय बाइसिकल शी टेक्स 4 hours 20 minutes टू गो बैक एंड फोर्थ बाय वॉकिंग, सो हाउ मच टाइम विल शी टेक टू गो बैक एंड फोर्थ बाय साइकिल। देखो बोला गया है कि अगर वो निधि एक स्थान से जाती है चल के और आती है साइकिल से, मतलब पैदल जाती है, बाई फुट जाती है, मान लो बाई फुट जाती है
और बाइसिकल से आती है तो उसे जो टाइम लगता है वो 3 घंटे 45 मिनट लगता है। 3 घंटे 45 मिनट लगता है। बोलोगे जी सर। अगर वो पैदल ही जाती है और पैदल ही आती है, मतलब वॉकिंग से ही जाती है और वॉकिंग से ही आती है, तो दोनों तरफ से अगर वॉकिंग से आती है वॉकिंग से जाती है तो उसे टाइम लगता है 4 आवर 20 मिनट। तो आपसे पूछा है कि अगर वो बाइसिकल से ही जाए और बाइसिकल से ही आए तो उसे कितना टाइम लगेगा। एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए 2b का वैल्यू, हमें पता क्या है 2w का और w प्लस b का। इसमें अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 45 दूना 90 मिनट हो गया, ध्यान से देखना, और 6 आवर हो गया। हमें क्या पता चला कि अगर वो 2 बार वॉक करती है, मतलब आती है और जाती है, और 2 बार बाइसिकल से आती है और जाती है, तो उसे 6 घंटे 90 मिनट लगता है। और मुझे 2w का वैल्यू पता है कि 4 घंटे 20 मिनट है। अगर 2w प्लस 2b से 2w घटा लूं तो 2b नहीं मिल जाएगा। बोलोगे जी सर। तो हमने 2w प्लस 2b से 2w को घटा लिया, तो 2w से 2w खत्म हो गया, बचा क्या 2b, b प्लस b 2b, और 6 घंटे 90 मिनट से 4 घंटे 20 मिनट को घटा लिया, तो 90 से 20 गया 70, और 6 से 4 गया 2 घंटे। सर 2 घंटे 70 मिनट लगेगा। सर 2 घंटे 70 मिनट कहना क्या चाहते हो? तो एक बात को समझना मेरे भाई, 70 मिनट सर कभी नहीं होगा, 60 मिनट पे 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो इसमें से 60 मिनट ले लो तो 3 घंटा हो जाएगा, और मिनट क्या बच जाएगा 10 मिनट, तो 3 घंटे 10 मिनट। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करो, बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी होगा। इतना तेज कैसे किए सर, बताओ एक बार। तगड़ा तरीका है, देखो AQ माइनस BQ का वैल्यू 2349 है, और आपसे बोला गया है कि A माइनस B का वैल्यू 9 है, और बोला गया है कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू बताइए। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस AB। मुझे इसका वैल्यू दिया है 2349, इसका वैल्यू दिया है 9, और मान लेता हूं ये x है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। कुछ लोग सोचेगा सर तभी तो काटा कूटी करना पड़ेगा ना, कि 9 से काटूंगा, 9 दूना 18, 9 छक्के 54, 9 एकम 9। आपने इतना तेज कैसे किया? आपने तो काटा भी नहीं, कुछ दिमाग लगाए हैं आप, लगाए हैं ना? हाँ, हमने एक दिमाग लगा दिया। हमने सारे ऑप्शन के इकाई अंक देखे कि अगर x को क्या रख दूं कि इसका इकाई अंक 9 है, तो हमने इसका इकाई अंक देखा, 9 का अगर 4 रखूं तो 9 चौके 36, इकाई अंक 6 आएगा, लेकिन हमें तो इकाई अंक 9 चाहिए, नहीं ले सकते। अगर मैं ऑप्शन बी आंसर मान लूं तो ऑप्शन बी क्या होगा 229, 229 का इकाई अंक क्या है 9, 9 9 81, सर इकाई अंक 1 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। और जैसे हमने ऑप्शन सी का इकाई अंक देखा 1, और जब 9 एकम 9 रखूंगा तो इकाई अंक 9 आ जाएगा, ऑप्शन सी। हमने सिर्फ इकाई अंक देख लिया कि 9 में जब ये संख्या मल्टीप्लाई होगा तो इसका इकाई अंक 9 बनेगा, और सेकंड में आंसर। कैसा लगा तरीका भाई? कमेंट करके भर दो, बताओ कैसा लगा, और लाइक भी किया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इजी सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था। अब तरीका क्या होगा ना, ये इजी सवाल है। अब इस सवाल को ना कंपटीशन कैसे है, इस सवाल में कंपटीशन ऐसे है कि कोई बच्चा है इसे 30 सेकंड में सॉल्व करेगा, कोई 15 सेकंड में सॉल्व करेगा, कोई देखते ही 5 सेकंड में सॉल्व करेगा। तो जो बच्चा 5 सेकंड में सॉल्व करेगा इस सवाल को, वो टॉप कर जाएगा। तो बस अब इसका कंपटीशन अलग है, हार्ड सवाल का कंपटीशन अलग होता है। जो हार्ड सवाल आता है कमजोर बच्चा कर ही नहीं पाता है, तेज बच्चा कर लेता है। अब तेज बच्चा कैसे कर पाता है? क्यों? इस सवाल को 5 सेकंड में किया, कमजोर बच्चा इसे 30 सेकंड में किया। अब तेज बच्चा यहां से 25 सेकंड बचा लिया, जब हार्ड सवाल आया तो उसमें उस 25 सेकंड को लगा दिया। और कमजोर बच्चा क्या किया, यहां 30 सेकंड लगा दिया था। अब उसके पास समय ही कम पड़ गया, टफ सवाल वो पढ़ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि टॉपर कैसे बनते हैं, रैंक होल्डर सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कैसे बनते हैं। एक छोटा छोटा सवाल डिसाइड कर देता है। इसे करो, 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। ए स्टूडेंट गेट्स 210 मार्क्स एंड फेल्स बाय 21 मार्क्स। एक लड़का 210 मार्क्स लाता है तो 21 से फेल हो जाता है, और 33% अंक पासिंग है। अगर वो 210 में 21 मार्क्स और ला देता तो वो पास हो जाता, मतलब 231 लाता तो पास हो जाता।
लेकिन हमें बताया गया कि पास करने के लिए 33% लाना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो 33% है वो 231 मार्क्स के बराबर है। जी सर, तो 33% 231 के बराबर है, तो 1% आपका 7 के बराबर होगा और 100% आपका 700 के बराबर होगा। 100% आपका 700 के बराबर होगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अगले सॉल्व करो। बोला गया है कि इफ द नंबर 645828798b इज डिविजिबल बाई 8 and 9, अगर एक संख्या है बड़ा सा जो 8 और 9 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि ए और बी में सबसे छोटे संभव मान क्या होगा। 8 का नियम क्या कहता है? आप सर्च करोगे डिविजिबिलिटी बाई अभिषेक ओझा सर, तो 6 घंटे की एक वीडियो मिलेगी, उसमें बहुत हाई लेवल तक डिविजिबिलिटी पढ़ाया हूँ। या फिर नंबर सिस्टम बाई अभिषेक ओझा सर, तो आपको 9 घंटे की वीडियो मिलेगी। आपके लिए बहुत सारा चीज ऑलरेडी फ्री दे रखा हूँ। अब मैं रेलवे वालों के लिए स्पेशल रेलवे का क्लास फ्री लेकर आऊंगा, बस आप अपना सपोर्ट और प्यार दिखाओ। देखो यहां पर मैं बोलूं रूल क्या कहता है सर? रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 B8 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन रूल में अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल रूल को सीखोगे ना, तो वो रूल क्या कहता है कि अगर तीसरा अंक विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तो जो आखिरी के 2 अंक है इसमें 4 ऐड करने पर डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अगर मैं b को 0 मान लूं, तो 0 8 + 4 क्या 8 का डिविजिबल है? नहीं सर। b को मैं 1 मान लूं, तो 18 + 4 22 डिविजिबल है? नहीं सर। b को मैं 2 मान लूं, और जैसे 2 माना तो 28 + 4 32 डिविजिबल है। 32 डिविजिबल है 8 से। इसका मतलब यह है कि b का मान 2 होगा। ये ऑड है, 0 नहीं है, ऑड है। अब b का मान 2 होगा, तो हमने ऑप्शन को देखा, सर यहां b का मान 3 है, यहां b का मान 4 है, यहां b का मान 3 है, तो ऑप्शन सी जिसमें सिर्फ अकेले b का मान 2 है सही हो गया। क्लियर है? आगे आपको 9 का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। मस्त सवाल, मजा आया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोला है कि द नंबर 25 34 46 48 2x + 1 4x + 3 105 110 114 122 आर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देयर मीडियन इज 77। मीडियन 77 है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, माध्यिका इसका 77 है। बोला है x का मान बताओ। माध्यिका क्या होता है? बीच वाला संख्या। अगर अब बीच वाला संख्या में निकालूं, तो मैंने बोला सर 4 संख्या इधर और 4 संख्या उधर, बीच में सर 2 संख्या बच गए, 2x + 1 और 4x + 3। अगर बीच में 2 संख्या बचते हैं, तो उन दोनों का जो मीन होता है वही मीडियन होता है। दोनों का मीन मतलब कि दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 2x + 1 प्लस 4x + 3 अपॉन 2 बराबर होगा 77 के। 4 2 6x और 3 1 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 × 2 154, तो 6x बराबर होगा 154 - 4 150, तो x बराबर होगा 25 × 6 = 150। x का मान पूछा गया था सर, 25 आएगा सही उत्तर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। इस सवाल को करो। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विथ अ टोटल एक्सपेंडिचर। आप एक सवाल फिक्स है आपके पार्टनरशिप से, हाई लेवल का नहीं आता है, इजी लेवल का आता है, ढंग से कर लेना। एक सवाल फिक्स है। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ। 15,000 का लाभ हुआ। अब बोला है कि उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाना है। आपको पता है जिस हिसाब में आप लगाओगे पैसा उसी हिसाब में आपका फायदा होगा। यही रेशियो होता है ना? हाँ सर। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपए, बी को 5500 रुपए। ए को 4500 रुपया मिला, बी को 5500 रुपया मिला, और जो 15,000 में से बचा होगा उसी को मिल गया होगा। तो 4500 + 5500 10,000 हो गया, तो बचा हुआ 5,000 सी को मिला होगा। ये इनका प्रॉफिट का साझेदारी है, और प्रॉफिट का साझेदारी आपका इन्वेस्टमेंट के साझेदारी के बराबर होता है। जिस रेशियो में मैं पैसा लगाऊंगा उसी रेशियो में मेरा फायदा होगा, या फिर जिस रेशियो में मेरा फायदा होगा उसी रेशियो में मेरा साझेदारी रहा होगा। बात तो साफ है सर? बोलोगे जी। जब 2 0 से 2 0 आप काटते हो, 5 9 45 काटते हो, 11 5 55 काटते हो, और 5 10 50 काटते हो, तो आपको पता चलता है कि 9:11:10 में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट रहा कितना है सर? 33,000।
इट मीन्स 9 प्लस 11 प्लस 10, 11 9 20 10 30, 30 यूनिट का इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन वो बोल रहा है 33,000 का इन्वेस्टमेंट है। 30 यूनिट बराबर है 33,000 के, 1 यूनिट बराबर होगा 1100 के। आपसे बोला है कि सी का कितने का इन्वेस्टमेंट रहा है, तो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1100 इंटू 10, 11,000। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करिए। बोला है कि एज इनकम इज 15% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, बीज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ द सी इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम ऑफ ए बी सी। ए का आय बी के आय से 15% अधिक है। 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब काटा अगर तो 5 दिया 15 और 20/100। अब ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, मतलब ए और बी, अगर बी की आय 20 रही होगी तो ए की आय इससे 3 ज्यादा 23 रहा होगा। बस इतना किया और मुझे ऑप्शन दिखा कि ए और बी 23/20 कहां है। सर ए और बी सिर्फ एक ही जगह 23/20 है, ऑप्शन ए और बी सिर्फ एक ही जगह 23/20 है। हमें अगला लाइन न पढ़ना न सॉल्व करना जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को करो। बोला है अगर p बराबर है 2 to the power 8 गुणे 3 to the power 5, q बराबर है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 और r बराबर है 3 to the power 5 और 2 to the power 7, देन p q r का महत्तम क्या होगा। इसमें महत्तम होता क्या है सर, उसका सबसे मैक्सिमम पावर कॉमन करना। तीनों में जो सबसे मैक्सिमम है, तीनों में कॉमन मैक्सिमम निकाल लो। मैं बोलूं कि सर इसमें तीनों में कॉमन मैक्सिमम क्या है सर, 2 to the power 3 आपका, अच्छा मैक्सिमम नहीं उल्टा बोल दिया, आपका मिनिमम तीनों में जो होगा वो कॉमन, मिनिमम जो सबसे छोटा पावर है उसको आपको कॉमन निकाल लेना है। तो मैं यहां पे बोलूं कि सबसे छोटा क्या है 2 to the power 3 और 3 to the power 5, 3 to the power 5, 3 to the power 4, इसमें सबसे छोटा क्या है 3 to the power 4, मतलब जो आपका आंसर होगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 होगा। कॉन्सेप्ट समझाऊं फिर से। अगर आपके सामने लिखा गया है p बराबर है 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 5, q बराबर है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 और r बराबर है 3 to the power 5 इंटू 2 to the power 7। आपको बोला जाता है जो HCF होता है तीनों में सबसे छोटा और कॉमन। सर तीनों में सबसे छोटा और कॉमन 2 to the power 3 जो है तीनों में अवेलेबल है तो हमने उठा लिया। 3 to the power 4 जो है तीनों में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 के पावर 5 को उठा ले। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तीनों में अवेलेबल नहीं है। महत्तम जो है तीनों को काट सके ऐसा संख्या होता है। लेकिन बात अगर एलसीएम का हो तो एलसीएम होता है तीनों में जो सबसे बड़ा है 2 to the power 8 उठा लो और 3 to the power 5 ये उठा लो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ आपका ये होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रामकुमार बाउट एलईडी टीवी सेट्स फॉर 41,000 आफ्टर सेलिंग वन ऑफ देम at a profit of 20% and the other at a loss of 15%. He found that the selling price of the both the TV set was the same. ये कॉन्सेप्ट आपका एसपी सेम कॉन्सेप्ट है। आपका एसपी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। अगर आप सर्च करोगे एसपी सेम कॉन्सेप्ट तो आपको क्लासेस मिल जाएगी यूट्यूब पर भी। बोला है कि एक को जब वो 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या? सेलिंग प्राइस बराबर है। 20% का मतलब क्या है सर? 20/100 मतलब 1/5। 20/100 1/5, सीधा 1/5 लिख दो। 15% का मतलब क्या है सर? 15/100 5 दिया 15 और 20/100 3/20। जब वो एक आर्टिकल को 5 का आर्टिकल है उस पर 1 का फायदा लेता है तो 6 का बेच रहा होगा, और दूसरे केस में जब 20 का आर्टिकल है उस पर 3 का घाटा ले रहा है, मतलब 15% का घाटा ले रहा है तो 17 का बेच रहा होगा। मतलब क्या है कि ये मेरा सीपी है सर और ये मेरा एसपी है। अब हमें एक बात और बोला गया। क्या बोला गया? कि जो एसपी है वो सेम है, लेकिन यहां पर तो सर एसपी सेम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? एसपी को सेम करेंगे। एसपी को सेम करने के लिए ऊपर हमने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102,
17 छक्के 102 और 20 छक्के 120। हमें क्या पता चला कि अगर 85 का आर्टिकल है उसमें 20% का फायदा लेके बेचा तो 102 में बेच दिया। 120 का आर्टिकल है उससे 15% घाटा लेके बेचा तो 102 में बेच दिया। लेकिन वो बोला है ना कि दोनों जो खरीदा है वो 41,000 में खरीदा है। हमें क्या पता चला कि सर एक 85 में खरीदा है, एक 120 में खरीदा है, और इस पे इसने 17 रुपए का फायदा कमाया है और इस पे इसने 18 रुपए का लॉस खाया है। मतलब ओवरऑल 17 माइनस 18 माइनस 1 रुपए का घाटा हो रहा है, मतलब 1 रुपए का बेचारे का घाटा हो रहा है। अब आपको पता क्या है कि जो खरीदा है वो 5 और 12 8 20 205 यूनिट में खरीदा है और 1 यूनिट का घाटा हो रहा है। लेकिन जो खरीदा है वो कितने खरीदा है? 41,000 का। लेकिन मेरा सर कितना आया? 205 यूनिट। तो 205 यूनिट बराबर होगा 41,000 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, काटा कुटी मचा दो। 41 5 205, 41 5 205, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 200। सर 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, आपको 1 ही यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो आप बोलोगे सर 200 रुपए का हानि हुआ। ये -1 का मतलब है कि हानि हुआ, और +1 रहता तो लाभ होता। तो 200 का हानि हुआ। बहुत बेहतरीन सवाल, SPSM कॉन्सेप्ट से बहुत ही बेहतरीन सवाल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। और अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट संख्याएं आर डिविजिबल बाई 8? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? मैं पहला सवाल पूछूं, पहली ऐसी संख्या जो 8 से डिविजिबल है 3 अंक की। सर 12 8 है 96, 13 8 है 104, 13 8 है 104, तो 8 गुणा 13 104 ऐसी संख्या है जो 3 अंक की भी है और 8 से डिविजिबल भी है। सर सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंक की जो 8 से डिविजिबल हो, सर मेरे दिमाग में एक संख्या चल रहा है 1000, जो 8 से डिविजिबल है कि 8 गुणा 125। लेकिन एक चीज आपसे बोलो, हाँ बोलिए, 1000 जो है 4 अंक की संख्या है। अरे गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, दिमाग लगा दो, 8 पीछे आ जाओ, मतलब 992, या फिर आप बोलोगे कि 124वां मल्टीपल जो है वो आपका किसका है? डिविजिबल है 8 से और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब मैं बोलूं कि आपको काउंट करने सिखा चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को कैसे काउंट करते हैं। लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, तो 124 माइनस 13 प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो 124 एक 125 माइनस 13 112 जो आएगा वो आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। पहला बोला है कि गोला का जो त्रिज्या है वो बेलन की आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। अगर मैं बेलन की त्रिज्या को r मान लूं तो इस गोले की त्रिज्या मेरा क्या होगा? 3r हो जाएगा। ठीक है, जैसा बोला गया है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। अब मैं बात करूं बेलन की ऊंचाई का, तो ऊंचाई आपका 9r हो जाएगा। ऊंचाई आपका 9r हो जाएगा। खुद बोल रहा है कि इसके त्रिज्या का 9 गुना है। अब आपसे बोला गया है कि यदि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच बराबर है इसके 4/3 पाई r क्यूब के। पहला काम करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पाई से पाई काट लो, अभी 2 से काट लो, 2 दूना 4। यहां क्या बचा? r, तो r की वैल्यू r ही है, यहां r की वैल्यू r ही है, और आपका h का वैल्यू 9r है। और यहां बोलोगे कि सर ये 2/3 बचा और r क्यूब के जगह पर 3r का क्यूब कर दोगे तो 27r क्यूब सीधा लिख देता हूं, स्टेप बचेगा 27r क्यूब। आपकी इच्छा है 3r का क्यूब लिख लो। कुछ लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो r के जगह पे 3r रख लो तो 3r का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या होगा? r इंटू 10r, 10r स्क्वायर, 10r स्क्वायर बराबर होगा 2/3 इंटू 27r क्यूब। 3 नंबर 27 खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, तो ये 9 दूना 18 बच गया, तो 2 से काट लो, 2 5 10 खत्म। तो जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5/9। r की वैल्यू आएगी 5/9।
मुझसे पूछा है बेलन की ऊंचाई बताओ। बेलन की ऊंचाई है कितना सर? 9r। तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9r का वैल्यू हो जाएगा 5/9 इंटू 9 सर 5 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू 2613 इन 6 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर विल दिस सम बिकम 3015 एट द सेम रेट। आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि 6 साल में बढ़कर 2613 हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह बढ़कर 3015 हो जाएगा? तेज बच्चा सॉल्व कर दिया होगा, आएगा आपका आंसर 10 साल। मैं आपको सिखाता हूं। आपको सिखाया था कि जो आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो R इंटू T% होता है, और जो आपका अमाउंट होता है वो 100 प्लस RT% होता है। अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे क्या दिया गया है, तो ग्रोज टू 2613 बढ़ के 2613 हो गया, मतलब अमाउंट 2613 हो गया। तो आप बोलोगे 5 गुणा 6 30 प्लस 100 130% जो है वो 2613 हो गया। मैं आपको सीधा रैंकर से अप्रोच सिखा रहा हूं, बेसिक नहीं सिखा रहा हूं, सीधा रैंकर से अप्रोच सिखा रहा हूं। एक लाइन में सॉल्यूशन करने, अगर नहीं समझ में आएगा सर कमेंट करना कि सर एसआई का सवाल नहीं समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियोज में। सीधा रैंकर से अप्रोच है। अब बोला कितने साल में वो 3015 हो जाएगा, हमें नहीं पता है। हमें इतना पता है कि जो 100 प्लस RT% होगा वो यहां आएगा, तो हमने उसको खाली छोड़ दिया, x लिख दिया, और ये बढ़ के कितना हो रहा है 3015। दोनों को बराबर कर दो, 130 से काटोगे 13 दूना 26 और 13 एकम 13। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 15 से कट रहा है, 15 दूना 30 15 एकम 15, तो 201 से काटोगे साफ साफ दिख रहा है 15 बार में, तो 15 इधर जाएगा x इधर जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 150%। और x 150% कब होगा सर? x 150% तब होगा जब ये 100 प्लस 50 होगा, और r इंटू टी 50 है, लेकिन हमें पता है कि मेरा टाइम जो r जो है वो 5 है, तो टाइम जो होगा 10 साल होगा। टाइम जो होगा 10 साल होगा। टाइम 10 साल रहेगा तभी तो 10 गुणे 5 50 होगा। और 150% बढ़ने का मतलब क्या है कि RT% 50 है, और RT% में R जो है 5 है, तो टाइम जो होगा 10 होगा, तभी तो 5 गुणे 10 50 होगा। बोलोगे जी सर बेहतरीन तरीका है, ये सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा इतना में इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये सारा हमने समझाने के लिए लिखा है। रैंकर से अप्रोच इसीलिए रैंकर से अप्रोच है कि एक लाइन में जहां पे लगता है सॉल्व कर देता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अगले सॉल्व करते हैं। ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी, जॉन इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर RS 600। अभी थोड़ा देर पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम हो तो जो आपका प्राइस का रेशियो होगा उसका रिवर्स आपके कंजम्पशन का रेशियो होगा। कितने बच्चे ये क्लास को देख रहे हैं यहां तक? देखे हैं? बताओ तो कमेंट करके सर ये वाली क्वेश्चन देख रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा जब आपका एक्सपेंडिचर सेम है। और इसी कॉन्सेप्ट पर फिर एक सवाल आपके सामने दिख गया, क्वेश्चन नंबर 18 कि 25% रिडक्शन हो गया प्राइस में। 25% रिडक्शन होने के बाद मतलब क्या होता है कि सर 25% से भाव घट गया। कितना लोगों को देखते हो भाव घट जाता है, कुछ लोगों को शादी के बाद ज्यादा भाव घट जाता है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 25% का रिडक्शन हो गया, मतलब 4 से उसका वैल्यू 4 था, मतलब उसे 4 लोग भाव दे देते तो अब 3 लोग भाव देंगे। जाओ, ऐसे तो 1 लोग भी नहीं देते, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, बोलोगे जी सर। अब आपको सिखाया था वो पहले भी, देखो यहां पर पहले भी 600 खर्च करता था, अब भी 600 खर्च कर रहा है। कि देखो जॉन इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर 600। पहले 600 में जितना लाता था उसे 5 किलो ज्यादा अब 600 में लाता है, तो उसका क्या है, प्राइस जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो उसका जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ गया 5 kg से। लेकिन हमें पता है कि अगर सर प्राइस में 4 से 3 का चेंज आया है तो कंजम्पशन में 3 से 4 का चेंज हो जाएगा। और लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, जो कंजम्पशन है वो 5 से बढ़ गया है, लेकिन हमें क्या पता चला सर जो कंजम्पशन है वो 1 से बढ़ा है। कंजम्पशन 1 से बढ़ा है, ये बोल रहा है 5 से बढ़ा है, तो 1 यूनिट बराबर 5 kg। यहां से टोटल आपके चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीडीएस हो, ये चारों के चारों को देखोगे तो 4 टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। पहला पूछेंगे कि उसका ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था। ओरिजिनल कंजम्पशन हिंदी में आप लिख सकते हो उसका मूल खपत क्या था।
सर मूल खपत 3 यूनिट था, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 5 15, तो बोला जाएगा 15 किलो पहले वो खाते थे। दूसरा सवाल बनता है कि उसका न्यू खपत क्या है, उसका नया कंजम्पशन क्या है। तो नया कंजम्पशन सर 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 5 20 हो जाएगा। अब वो सर 20 किलो खाते हैं। अगली बात, तीसरा पूछेगा उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। और चौथा पूछेगा उसका न्यू प्राइस क्या है, प्राइस। चौथा पूछेगा उसका न्यू प्राइस क्या है, नया कीमत क्या है। अब सर हम बात करें तो पहले वो लोग 15 किलो खरीद के लाता था 600 में, तो 600 में 15 किलो खरीदता था तो 1 किलो का दाम क्या होगा, 600 बटे 15, 15 चौके 60। पहले उसका ओरिजिनल भाव था 40 रुपए पर केजी, लेकिन अब जो है उसका भाव हो जाएगा, अब सर 600 रुपए में 20 किलो खरीद के लाता है तो 600 बटे 20, 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी। अब 30 रुपए पर केजी उसका भाव हो गया। तो आपसे पूछा गया प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, सर ओरिजिनल मूल्य पूछा गया है 40 रुपए। यही 4 तरीके से इस सवाल को पूछा जाता है और हमेशा ऐसा ही सवाल बनता है कि 20% से बढ़ गया, कभी 10% से घट गया, तो कभी 40% से बढ़ गया, कभी 50% से घट गया, और कभी बदलता नहीं है। फिक्स टाइप का सवाल है, याद कर लेना, आएगा तो 5 सेकंड में उड़ा देना। चलो, हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर इज 32 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 370 पाई है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि आपके मैं मेंसुरेशन के सारे अच्छे सवाल करा दिया हूं, एक ये अच्छा सवाल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग दिमाग लगाओ इस सवाल में, मैं चाहता हूं आप लोग दिमाग लगाओ इस सवाल में। मैं देखता हूं कितने ऐसे भाई बंधु हैं जो इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है दिमाग लगा के, बढ़िया सवाल है, करो। इस तरह के सवाल हमने शायद ये सवाल करा रखे हैं। जो लोग एक सेट कराया था एनटीपीसी सुपर सेट, और मैं ये सवाल रिपीट कर गया है। ये सवाल ऐसा नहीं कि यहां पे रिपीट कर गया है, ये सवाल पेपर में भी रिपीट किया है, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में कई बार पूछा है। मैं चाहता हूं इस सवाल को भी आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर भी हमें याद है, 192.5 आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान सवाल है। 7 और 7 3 10.5, 21/2 माइनस 7/2, 21/2 का स्क्वायर माइनस 14/2 का स्क्वायर करके सिखाया हूं, मुझे याद है। आपको सॉल्व करना है, आखिरी में आ जाएगा 385/2, कट के आंसर आएगा। सॉल्व करो, बोलो कि 20 नंबर याद है कि नहीं याद है। चलो आगे करते हैं। हाँ, ये मस्त सवाल है। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर इवन नंबर। आपके 2 to the power 8 गुणे 3 to the power 2 इंटू 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है। सबसे पहले आप सम गुणक निकालने से पहले आपको 3 चीज होता है, एक होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक होता है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, एक होता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर। आपको और डिटेल सिखा देता हूं, हमसे पहला सवाल इससे पूछा जाएगा, पूछा जो कि नहीं गया है, 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू 7 to the power 5। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो ये होता है आपका जो पावर है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 5 + 1। तो 8 1 9 गुणे 2 1 3 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, तो 5 चौक 6 चौके 24 या 72 गुणे 9, 9 दूना 18, 9 7 63 और 64। इसका आंसर ये कब होगा, जब आपका टोटल नंबर ऑफ गुणक पूछे जाएंगे कि सारे के सारे गुणक कितने हैं। अगला आपसे पूछा जाता है कि विषम गुणक बताए, इवन का बात नहीं कर रहा हूं, ऑड का बात कर रहा हूं। जब आपसे ऑड का बात हो तो आप क्या करोगे, इसे कंसीडर नहीं करोगे। जो 2 है वही एक सम संख्या है और इसमें 3 5 7 सबके सब विषम है, तो आप 2 को कंसीडर मत करो, आप सीधा 3 5 7 वाले वैल्यू को उठा लो। सर ये 2 + 1 है, 3 + 1 है और 5 + 1 है। तो आप बोलोगे 3 गुणे 4 गुणे 6, तो 3 चौके के 12 गुणे 6 72 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अच्छे लेवल के सवाल, जिसमें एक आपका बेसिक पूछ दिया है, ग्रुप डी में पूछा है कि सम संख्या कितने होंगे। सम संख्या का डेफिनेशन कितने होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सम संख्या। क्या होता है डेफिनेशन, सर सम संख्या या फिर इवन नंबर का डेफिनेशन होता है कि सर वो 2 का मल्टीपल होता है।
वो 2 का मल्टीपल होता है। मतलब इस संख्या को मैं 2 का मल्टीपल बना दूं, इस संख्या को मैं 2 का मल्टीपल बना दूं, बना दिया सर। 2 कॉमन कर लिया, 2 का मल्टीपल हो गया 2 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 5। अब मैं इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा ना, वो सारे के सारे सम संख्या होंगे। तो इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये ऑड गुणक है, ऑड गुणक है, ये इवन फैक्टर, गुणनखंड भी बोलते हैं। तो ये इवन गुणक निकालेंगे कैसे? अब इसका टोटल नंबर फैक्टर, तो 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 5 प्लस 1 6। तो 6 चौके 24 दिया 72 गुणे 8, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57। तो 576 जो होगा टोटल सम संख्या होगा। आज थोड़े हाई लेवल पे चलते हैं। अगर आपसे सवाल पूछता ना कि कितने ऐसे गुणक है जो 5 के मल्टीपल है, कितने ऐसे गुणक है जो 6 के मल्टीपल है, कितने ऐसे गुणक है जो 4 के मल्टीपल है, कितने ऐसे गुणक है जो 10 के मल्टीपल है, कितने ऐसे गुणक है जो 9 के मल्टीपल है, बताओ। अगर हमसे 5 का मल्टीपल गुणक पूछता तो मैं इसमें से 5 कॉमन कर लेता। जैसे हमने 5 कॉमन किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 2 और 5 कॉमन हो गया तो 5 के पावर 2 और ये 7 के पावर 5। देखो यहाँ पे 2 कॉमन हुआ था तो 2 का पावर कम हो गया था, यहाँ 5 कॉमन हुआ तो 5 का पावर कम हो गया। अब मैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दूंगा। कैसे निकालते हैं? इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। 8 1 9, 2 1 3, 2 1 3, 5 1 6। तो 9 तिया 27 तिया 81 गुणा 6, 6 कम 6 6 8 48, 486। अगर हमसे पूछा जाए 6 के गुणक कितने होंगे? अब 6 में क्या है सर? 6 जो है ना इसमें 2 और 3 दोनों है। तो एक बार 2 को कॉमन निकाल लो, एक बार 3 को कॉमन निकाल लो, एक बार 2 को कॉमन निकाल लो, एक बार 3 को कॉमन निकाल लो। हमने 2 और 3 दोनों को कॉमन निकाला, तो एक बार मेरा 2 में से 1 पावर कम हो जाएगा और एक बार मेरा 3 में से 1 पावर कम हो जाएगा और सब एज इट इज रहेंगे। अब ये मेरा जितने भी इसके गुणनखंड आएंगे वो सब 6 के मल्टीपल आएंगे। 7 में 1 ऐड करो 8, 1 में 1 ऐड करो 2, 3 में 1 ऐड करो 4, 5 में 1 ऐड करो 6। 6 चौके 24 दूना 72, 72 गुणे 8, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57। कहीं गलती हो रहा है क्या? 576 आ गया, यहां पे भी 576 ही आया है। 8 तिया 24 और 96, 8 दूना 16 चौके 64, 6 चौके 24 गलती हुआ है। 6 चौके 24 दूना 48, 8 8 64 की 4, 6 बचा और 8 चौके 32 और 6 38, 384। आप ऐसे ही 4 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल आंसर कमेंट करके बताना कितना आएगा। ठीक ठीक है, चलो इस सवाल को करो। 2 वेराइटीज ऑफ टी एंड एस व्हिच कॉस्ट प्राइस आर 25 एंड 35 पर केजी रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:6। द मिक्स्ड वेराइटी इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 37 पर केजी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज? नमक की 2 किस्म टी और एस जिनके क्रय मूल्य 25 और 35 रुपए है, उसे 4:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसे 37 रुपए में बेचा जाता है। तो बताइए कि प्रॉफिट क्या होगा? एक लाइन में सॉल्व होगा। मान लेते हैं कि 4 किलो 25 के भाव से था, 6 किलो 35 के भाव से था। तो 25 के भाव से 4 किलो तो 25 चौके 100 रुपया और 35 के भाव से 6 किलो तो 35 छक्के 210 रुपए। हमारे खर्चे कितने हुए? 310 रुपए। यही है ना? मान लेते हैं 4 किलो 25 के भाव से था तो 25 चौके 100, 6 किलो 35 के दर से था तो 35 छक्के 210, 310 रुपए हमने खर्च किया। फिर 6 4 10 किलो को मिला दिया और मिला के 37 के भाव से बेच दिया। तो 37 गुणे 10 370 का बेच दिया। तो 310 हमने खर्चा किया, 370 में बेच दिया। तो 0 से 0 काट दो क्योंकि परसेंटेज में उत्तर बताना है। तो सर हम 6 रुपये का फायदा कमा रहे हैं। किसके ऊपर? 31 रुपए के ऊपर। तो 6/31 इंटू 100, पहाड़ा पढ़ो 31 एकम 31। सर लगभग 31 दूना 62, 20 के आसपास आंसर जाएगा। 31 दूना 62 आंसर वैसे भी लगभग में पूछा है तो 31 दूना 62 लगभग 20% आंसर आएगा। हलवा बना दिए, हलवा बना दिए सर, सवाल को एकदम हलवा बना दिए। इसे करो, इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। अब पहले आपको पता है कि हम लोग सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटे ब्रैकेट सॉल्व किया तो -13 -3 -16, 25 से 16 गया 9। तो ये हो गया मेरा 9। ये आपके लिए बड़ा संख्या होगा, हमारे लिए छोटा संख्या है। अगला चीज
कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अब अगले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो हमने अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो -10 इंटू -9 क्या हो गया, -90। आगे लिखता हूं 4 + 1/6 इंटू -90, और ये भागा में है -5, तो इसको बटे में -5 कर दिया। सॉल्व किया, 18 × 5 = 90, और 6 से काटा, 6 × 3 = 18, तो 4 + 3 4 3 7 विल बी द सही उत्तर। एक लाइन में सॉल्व कर दिया। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अगले सॉल्व पर आ जाओ। फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 20 एंड 50 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16। थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि सर अगर ए बी सी थर्ड प्रोपोर्शन है तो A/B बराबर होगा B/C, यही होता है ना। हाँ, तो 20/50 बराबर होगा 50/C। तो C का वैल्यू आएगा 50 × 50/20। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 25 बार, तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई 125। और मीन प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि A और B का जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो होता है √AB। तो आपसे 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो 9 × 16, 16 × 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12। इस दोनों का रेशियो पूछा है तो 125/12 जो होगा वो सही उत्तर होगा। हलवा सवाल, हलवा एकदम इजी लेवल सवाल, हवा में उड़ा दिए सर। इसे करो। बोला है कि a certain sum of money becomes 7200 in 2 years at the rate of 20% per annum compounded at compound interest. Find the original amount. 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल में 7200 रुपया कोई अगर रुपया हो जाता है तो रुपया क्या था। इजी सवाल। 20% का मतलब क्या है सर, 1/5। अगर 5 रुपया होगा तो 1/5 से 6 हो गया होगा, लेकिन ये 5 से 6 तो 1 साल में हुआ है। बात हमारा 2 साल का हो रहा है, तो 2 साल में ये 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो गया। मतलब अगर कोई धन 25 यूनिट था तो वो 36 यूनिट हो गया, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, जो धन हुआ है ना वो 7200 हो गया है। मतलब 36 यूनिट का वैल्यू 7200 आपका दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 × 72 200। आपसे पूछा है कि ओरिजिनल धन क्या है, मतलब 25 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 25 × 200, 25 × 2 5000 विल बी द सही उत्तर। 5000 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। हलवा बना दिए सर एकदम। इस सवाल को लो। A rhombus of the same perimeter is constructed from a rectangle of a dimension 10 cm and 6 cm and one angle is 60 degree. What will be the area of the rhombus is in square centimeter? एक 10 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर का आयत है। हमने आयत बना लिया। हमने आयत कुछ ऐसा बना लिया, मान लो ये 10 और 6 के है। इससे एक रोम्बस फॉर्म किया जा रहा है। रोम्बस ऐसा फॉर्म किया जा रहा है, उसके अंदर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। पहला चीज आपको पता है कि जो रोम्बस का साइड होता है वो चारों साइड बराबर होता है, ए ए ए, और बोला गया कि इसी को घुमा फिरा के थोड़ा बनाया गया है रोम्बस, समझो त्रिभुज। तो जो इसका पेरीमीटर होगा और जो इसका पेरीमीटर होगा बराबर होगा। इसका पेरीमीटर कितना है, 10 6 16, 16 10 26 6 32, और इसका पेरीमीटर क्या है, ए ए ए। तो दोनों का मैंने पेरीमीटर बराबर कर दिया, तो 4a बराबर है 32 के, तो a बराबर है 8 के। और जैसे हमारा a का वैल्यू 8 आया, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये भी 8 है और ये भी 8 है। और मुझे एक छोटा सा बात पता है कि जो समचतुर्भुज का एरिया होता है वो होता है a² इंटू साइन थीटा। एरिया जो होता है वो होता है a² इंटू साइन थीटा। हम बोलेंगे सर a का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है सर √3/2, तो 64 इंटू √3/2। काटोगे तो 32√3 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। काटोगे तो 32√3 जो आएगा और सही उत्तर आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद होना चाहिए, पेन भी नहीं उठाना है इस सवाल को। बोला है कि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca।
जब भी ये बात बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ये सक्सेसफुल होता है, जब ए बराबर बी बराबर सी होता है, जब ए बराबर बी बराबर सी होता है। यहां पर बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए, तब आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। हमने बोला कि सर ए बी सी तीनों बराबर है, यहां पर देखो सारे के सारे आंसर ए में है, तो हमने बी को भी ए लिख दिया, हमने सी को भी ए लिख दिया, तो ए प्लस ए 3a और 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर उत्तर। हलवा बना देंगे, हलवा। मजाक चल रहा है क्या? आइए भैया इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a प्लस बी 90 हो तो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी एक होता है। साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर होता है कॉस बी, या फिर कॉस ए बराबर होता है साइन बी, या फिर सेक ए बराबर होता है कॉसेक बी, टेन ए बराबर होता है कॉट बी, टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अगर आप देखो तो यहां पर मान लेते हैं ये एंगल ए 22 है और एंगल बी 68 है, तो 22 प्लस 68 90, यहां पर भी 22 प्लस 68 90, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी एक होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी एक होगा, तो ये 1/2 हो गया। अगला चीज, ये साइन 76 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइन 74 होना चाहिए। सवाल में छोटा सा एरर है, साइन 74 होना चाहिए, तो सवाल फॉर्म ही नहीं होगा, सवाल फॉर्म ही नहीं होगा। अगर इस साइन 74 को मैं ऐसे लिख दूं कि साइन 90 माइनस 16, और आपको पता है साइन 90 माइनस 16 क्या हो जाएगा, कॉस 16, तो कॉस 16 इंटू कॉस 16 कॉस स्क्वायर 16 होगा, और जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन करूंगा तो ये होगा साइन स्क्वायर 16 प्लस कॉस स्क्वायर 16, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो 1/2 माइनस 1/2 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। मजा आया कि नहीं आया? बोलोगे सर एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया। टाइम एंड वर्क का ये सवाल कि ए और बी टुगेदर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी टुगेदर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए और सी टुगेदर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे? हलवा है, हम नहीं सिखाएंगे भाई। अगर मैं बेसिक से बिना पेन उठाए कराऊं, 10 9 90, 15 6 90, 18 5 90, 9 6 15 और 5 20, 90/10 9 उत्तर आएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से कर पा रहे हैं? भाई टॉपर बनाऊंगा धीरे धीरे। अभी आपको मैं हड़बड़ी में नहीं हूं, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो, आपको मैं धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंचा देंगे। कैसे? मैंने आपके सामने सॉल्व किया, आंसर रट के नहीं आया हूं भाई। याद था 192.5 वाला, आपके सामने टिक कर दिया, जिसका नहीं याद था होमवर्क दे दिया, और आपका ये हमने आपके सामने कैलकुलेशन करके सॉल्व किया मन में, आपको इस लेवल पे पहुंचा देंगे। आइए इस सवाल को करते हैं। बोला गया है कि सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ 5 7 11 15 रिस्पेक्टिवली। किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच में क्रमशः 5 7 11 15 के अनुपात में बांट दिया गया। सी को बी से 2480 रुपए अधिक मिले, तो बी और डी के हिस्से का अंतर क्या होगा? सर ए को 5 मिला होगा, बी को 7 मिला होगा, सी को 11 मिला होगा और डी को 15 मिला होगा। मुझे बोला है कि सी और बी का अंतर 2480 है। सर सी और बी का अंतर कितने का है? 11 से 7 गया 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 2480 है। और हमसे पूछा है कि बी और डी का अंतर क्या आएगा? 15 से 7 गया 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू बताओ। सर 4 यूनिट का वैल्यू 2480 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 बनता है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 और 24 दूना 48 1 49, 4960 रुपया जो होगा वो सही होगा। हलवा सवाल क्लियर है जी सर। इस पर्टिकुलर सेशन का भी आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए रेलवे योद्धा। और आप सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताया करिए, और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे क्लासेस लाने के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। साथ के साथ अगर आप के बंधु, आपके भाई, आपके यार, आपके दोस्त, आपका प्यार, या फिर आपकी एक्स, या फिर आपकी मोहब्बत जो आपको छोड़ के चली गई है, वो भी रेलवे की तैयारी कर रही हो, तो आप उसे हमारा रेलवे योद्धा शेयर करिए, बोलिए सब्सक्राइब करें। अभी मिलन नहीं हो पाया, बाद में हमारे सर आपको जरूर मिलाएंगे। आप मेहनत करते रहें, नौकरी के बाद भी आपके साथ होंगे, ठीक है? नौकरी के बाद ही उनके साथ होंगे आप। चलिए भाई
अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही।